सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा ही कि बीएससी जो है वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं। और कैपिटल मार्केट की इकलौती कंपनी तो ये है नहीं, और भी काफ़ी सारी कंपनी है जिसमें आप एमसीएक्स को देख सकते हैं, एंजल वन को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सीडीएसएल को, आप देख सकते हैं कैम्प्स को। ये सारी कंपनीज कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। और आज के दिन कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सही था। अगर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो आज के दिन वही आपको करीब 2% के आसपास की तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा था। अब इंडेक्स अगर 2% ऊपर है तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि उस इंडेक्स में जो कंपनीज होंगी उसकी परफॉर्मेंस 2% तो नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिला होगा। अब देखा जाए तो इसके पीछे का कोई रीज़न तो हमारे पास आया नहीं है कि ये रीज़न की वजह से कैपिटल मार्केट की कंपनीज आज के दिन ऊपर हैं। बट अगर कोई रीज़न आता है तो उससे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बट दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो इसका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जो कि आपको स्क्रीनर में तो देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एनएससी में जाकर देखना होगा। और जब शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखोगे तो आई थिंक आप मोबाइल से उसको नहीं देख पाओगे, बट मैंने उस चीज़ को अपने लैपटॉप से देखा है। और लैपटॉप से देखने के बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में पहले के मुकाबले अब हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिली है। देखो, इस कंपनी में प्रोमोटर कोई नहीं है, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है और अदर्स हैं। अदर्स में गवर्नमेंट ले सकते हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट भी इस कंपनी के स्टेक को ओन करती है। ठीक है, तो अदर्स वाले कॉलम को हम छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं। हम ये 3 कॉलम को देखते हैं, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक। जिसमें एफआईएस लगभग 16.5% स्टेक ओन करती है इस कंपनी का। एवरी क्वार्टर एफआईएस के स्टेक हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। डीआईएस लगभग 12.5% के आसपास स्टेक ओन करती है, 12.33% एग्जैक्ट नंबर है। उसके स्टेक भी एवरी क्वार्टर हमें इंक्रीज़ होते हुए दिखते हैं। और पब्लिक की बात करें तो उनकी स्टेक एवरी क्वार्टर हमें डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। जनरली पब्लिक का स्टेक उन कंपनी में इंक्रीज़ होता है जो कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब रहती है, और एफआईएस और डीआईएस का स्टेक उन कंपनीज़ में इंक्रीज़ होता है जो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, जो कि पिछले 1.5 साल में हमने बीएससी में देखा भी है। तो अब देख लेते हैं कि लेटेस्ट Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटीज़ हमें कैसी देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों, मैंने डेटा ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीआईएस के बारे में, जो कि करीब 12.33% स्टेक इस कंपनी का ओन करती है। अब डीआईएस में कौन कौन से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, और भी बोल सकते हैं लाइक बैंक्स हो जाते हैं, उसमें हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़। तो आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड, कौन कौन से बैंक्स इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उसके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और कितना स्टेक वो ओन करते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड इस कंपनी में करीब 9.19% स्टेक ओन करती है। बट एग्जैक्ट अगर फिगर देखें डीआईएस का, तो आपको यहाँ पर कॉलम देखने को मिल रहा होगा B1 का। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबर कितना मेंशन है 11.27%, और पिछले क्वार्टर में कितना था 12.33%। यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डीआईएस ने अपने स्टेक को डाइल्यूट किया है। अब देखा जाए तो Q1 के पीरियड में कई सारी नेगेटिव न्यूज़ आपको बीएससी फेस करती हुई दिखी थी, जिसमें एक नेगेटिव न्यूज़ तो एक्सपायरी के चेंजेस से रिलेटेड था, जिससे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने ये एस्टिमेट किया था कि आगे चलकर बीएससी की जो अर्निंग्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा।
बट चलिए इसके अलावा बात करते हैं एफआईएस के बारे में, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में। तो उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसकी अगर हम बात करें तो उसका कॉलम आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। कितना मेंशन है भाई? तो मेंशन है 18.14%। और एफआईएस पहले कितना ओन करती थी स्टेक इस कंपनी का? लगभग 16%, वो बढ़कर 18% के आसपास आ चुका है, ठीक है। अब एट द एंड हम बात करते हैं पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक का जो कॉलम है वो आपको B4 इंडिकेट करवाता है, और वो करेंटली कितना है? 50%। मतलब बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है 48 से 50 हो चुका है। डीआईएस की होल्डिंग लगभग 12 से 11 हो चुका है, मतलब 12.33% से अभी के टाइम पे 11% के आसपास आ चुका है वो नंबर। और एफआईएस की बात करें तो उसका 16% से स्टेक बढ़कर 18% तक हो चुका है। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें स्क्रीनर में कब अपडेट होगा, बट जब भी अपडेट होगा तो यही नंबर आपको दिखेगा, आप इस चीज़ को नोट कर लेना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। अब आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन इस कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट के साथ कंपनी ने प्लानिंग भी किया है बोनस इशू करने का। बोनस के रेशो की बात करें तो वो है 2:1, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर लो, क्योंकि आज के दिन रिजल्ट के साथ आपको बोनस की भी खबर देखने को मिल सकती है। और खबर अगर देखने को नहीं मिलता है तो इससे भी हैरान मत होना, क्योंकि कंपनी प्रपोजल रखेगी, ऐसा नहीं कि गारंटी ही है कि मिल ही जाएगा। प्रपोजल रखेगी, बोर्ड अप्रूव कर देता है तो मिल जाएगा, और नहीं करता है तो कंपनी इसको कैंसिल करते हुए दिख जाएगी। बट मैक्सिमम टाइम हमें चीज़ें अप्रूव होती हुई दिख जाती हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। अगर हम टिटागर रेल सिस्टम की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है भाई? तो मेंशन है यहाँ पर अंडर परफॉर्मिंग रेलवे स्टॉक गेन आफ्टर 1600 करोड़ ऑर्डर विन फ्रॉम एनसीसी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो, अंडर परफॉर्मिंग रेलवे स्टॉक को इग्नोर कर देना, क्यों ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है उसके रीजंस मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल इस कंपनी के ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो 1600 करोड़ के आसपास का ऑर्डर कंपनी को मिला है एनसीसी की तरफ से, ठीक है। अब एनसीसी की तरफ से जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वह बोल सकते हैं मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए है। अब इसमें कंपनी करने क्या वाली है भाई? तो फिलहाल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले ये कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें कंपनी करने वाली है। 5 साल का मेंटेनेंस भी कंपनी करने वाली है आफ्टर 2 years डिफेक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और डिज़ाइन का जो दोस्तों टाइम लिमिट दिया हुआ है वो 104 वीक का है। अब इसको देख लेना मंथ में कितना आता है, बट ठीक है, जो डिटेल्स आ रही है वो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा लास्ट वीक कंपनी को ऑर्डर्स एक और मिल रखे थे, और वो ऑर्डर का साइज़ था 312 करोड़ का। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले कुछ टाइम से लगातार कंपनी को ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, बट कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पर अंडर परफॉर्मिंग रेलवे स्टॉक मेंशन किया गया है, तो क्यों किया गया है? तो देखो, क्यों किया गया है इसका सबसे साफ रीज़न यही है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। बट क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके रीज़न है कंपनी की ग्रोथ। अब देखो, पिछले 5 साल का CAGR जब देखेंगे इस कंपनी के, रेवेन्यू का देखें या फिर प्रॉफिट का देखें, दोनों इंप्रेसिव है, नो डाउट। 3 साल का भी देखें तो इंप्रेसिव है, बट पिछले 1 साल का देखें तो कंपनी का ग्रोथ रेट कहाँ गया? नेगेटिव हो चुका है प्रॉफिट में, और 0% हो चुका है रेवेन्यू में। और पहले कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल डिजिट से ग्रो करती थी। 3 साल का CAGR 38% है, और पिछले 1 साल में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ देखा ही नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं देखा है। तो ऐसे टाइम पे कोई भी कंपनी परफॉर्म कैसे कर सकती है? बेसिकली उन्हीं कंपनी में परफॉर्मेंस दिख सकती है ना जो कंपनी को ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट ये कंपनी को ऑपरेटर तो ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इस वजह से कंपनी ग्रोथ के बेसिस पे चलती है, और ग्रोथ कंपनी का दिखा नहीं है। तो इस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एक टाइम पे दिखता था वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, इसी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो ये जो अंडर परफॉर्मिंग रेलवे स्टॉक मेंशन है, इस चीज़ को इग्नोर कर देना। क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके रीजंस मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अभी हाल ही में VBL ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था, जो कि नंबर्स अगर देखें तो रेवेन्यू के मामले में हमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिखे, क्योंकि कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट किया लगभग 2.5% का। और पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे VBL का, तो कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा है कि कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इस बार हमें काफ़ी सालों बाद रेवेन्यू हमें ग्रो करता हुआ नज़र नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
बट ऐसा चीज़ प्रॉफिट में देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ ज़रूर रिपोर्ट किया, मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी प्रॉफिट को लेकर वो डी ग्रोथ की ही थी, बट कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से बेटर प्रॉफिट रिपोर्ट किया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा बिजनेस किया है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो कंपनी का जो टोटल सेल्स वॉल्यूम रहा है वो लगभग 702 मिलियन केसेस का रहा है, और क्वार्टर टू की बात करें, इस कंपनी का क्वार्टर टू ही था, तो वो नंबर 390 मिलियन केसेस का देखने को मिला है। अब अगर क्वार्टर टू के पीरियड की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है इनके सेल्स वॉल्यूम में, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने हाईलाइट किया है कि इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अनसीजनल रेनफॉल हमें देखने को मिला है, जिस चीज़ को मैंने भी हाईलाइट किया था जब कंपनी के अर्निंग्स आई भी नहीं थी, कि अनसीजनल रेनफॉल की वजह से कंपनी के जो अर्निंग्स हैं हो सकता है कि उसमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाए, और वो देखने को मिला भी है। और दोस्तों अगर इंडिया के वॉल्यूम्स की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल 7% से गिरता हुआ दिखा है। बट वही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ रेट इनके वॉल्यूम्स में 15% की देखने को मिली है, और बोल सकते हैं कि वो एक अच्छी बात है। सॉरी, यहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो ग्रोथ रेट है वो 16% है, और इंटरनेशनल वॉल्यूम्स की बात हो रही है जिसमें मोरक्को भी आ जाता है, साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, और जिम्बाब्वे भी आ जाता है। तो वहाँ टोटल अगर कंबाइंड डेटा देखोगे तो वहाँ पर आपको 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। करेंटली कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक वाले जो सेगमेंट है कंपनी का वो टोटल रेवेन्यू का 75% कॉन्ट्रीब्यूट करके दे रहा है। ड्रिंकिंग वाटर 18% कॉन्ट्रीब्यूट करके दे रहा है, और जूसेस से कंपनी लगभग 7% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, या फिर बोल सकते हैं टोटल सेल्स वॉल्यूम का 7% वहाँ से आ रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों एक सेगमेंट जिस पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, और वह है लो शुगर या फिर नो शुगर प्रोडक्ट्स, जिस पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, और इस वजह से कंपनी इस सेगमेंट में भी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें इस कैलेंडर ईयर की, तो कंपनी का जो डेटा है सेल्स वॉल्यूम का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 55% से हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखी है, जो कि एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे डेटा आपको देखने को मिलेंगे, लाइक स्टिंग की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो वो आप बोल सकते हैं कि मिक्स परफॉर्मेंस कंपनी ने मेंशन किया है, मतलब अच्छा भी नहीं और ख़राब भी नहीं। उसके अलावा हाइड्रेशन एंड नींबूस जो कैटेगरीज़ का है वो कंपनी का अच्छा परफॉर्म किया है सीजनल रेन के बावजूद भी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी से रिलेटेड है, जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।